आइए बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स की। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 4 है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास, ये मैग्नेट है। इससे क्या होता है, एन से कुछ फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो एस की ओर एंटर करती हैं। फिर अंदर में एस टू एन वो एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत सारे फील्ड लाइंस एन से निकल के एस की ओर जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके रीजन में कोई दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को, किसी स्पेसिमेन को हमने प्लेस कर दिया। यहाँ पर अगर ये अपना फोर्स एक्सपीरियंस कराता है तो इसका जो रीजन होता है चारों तरफ का, ये रीजन मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड मैग्नेटिक मटेरियल where it can exert force on another magnetic material। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहां पर भी अगर कोई हमारे पास मैग्नेटिक चार्ज रखा हुआ है, मैग्नेटिक चार्ज को एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस पर सपोज करते हैं एफ फोर्स लग रहा है, तो पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक चार्ज। इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, टी से डिनोट करते हैं, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। गॉस भी होती है इसकी सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो हम बात करेंगे सिर्फ एसआई यूनिट की। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक चार्ज होती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो रिप्रेजेंटेशन में देखिए, अगर हमारे पास फील्ड लाइंस ऊपर की ओर आ रहे हैं, ठीक है, प्लेन के अप द प्लेन आ रहे हैं, तो हम अब डॉट से शो कर सकते हैं इसे इस तरीके से। ये है बी अप द प्लेन। ठीक है, अगर हम डाउन द प्लेन की बात करें तो क्रॉस से शो करना होगा। ये क्या है, ये एरो है। इस एरो के हेड को अगर शो करना हो, मतलब फील्ड लाइंस ऊपर की ओर आ रही हैं, तो आप ऐसे डॉट से शो कर देंगे। और अगर क्रॉस से शो करते हैं, इसका मतलब इसका टेल पार्ट शो हो रहा है, यानी फील्ड लाइंस अंदर की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन अप द प्लेन डाउन द प्लेन ऐसे किया जाता है रिप्रेजेंटेशन। ऐसा यूनिट टेस्ला होता ही है। आइए बात करते हैं अब कुछ आगे देखते हैं। बात करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज्ड बॉडी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करते हैं ये रीजन, इस लाइन के उस तरफ का रीजन मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ऐसे करके यहां पर अंदर की ओर फील्ड लाइंस जा रही हैं। ठीक है, हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, क्यू चार्ज है इस पे, वी वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा है, इस रीजन में आ रहा है। यहां पर आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे डाउन द प्लेन। चार्ज्ड बॉडी कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल है 90। तो ये हम केस फर्स्ट ले लेते हैं, जहां पर थीटा, थीटा क्या है, ये एंगल बिटवीन V एंड B। तो V और B के बीच का एंगल यहां पर थीटा है, जो कि इक्वल है किसके, 90 के। ये केस फर्स्ट हम अज्यूम कर लेते हैं। चार्ज पार्टिकल एंटर होता है, एंटर होते ही उस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। इस फोर्स के बारे में बताया गया कि ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के।
वी के, बी के, साइन थीटा के, इन सबको एक साथ मिलाया क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पर एक चार्ज प्रोपोर्शनलिटी को हम लाते हैं, वो 1 होता है क्यू वी क्रॉस बी। देखिए ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी होता है, वैसे वी बी साइन थीटा वी क्रॉस बी हो गया, ये फोर्स है। तो फोर्स की जो वैल्यू है आप देख रहे हैं क्यू वी क्रॉस बी होती है, ठीक है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और उस फोर्स का कुछ इस तरीके से बिहेवियर है और वो इस पे डिपेंड करता है, और फाइनल हमारे पास फोर्स की वैल्यू ये आती है क्यू वी क्रॉस बी। अब ये कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए जैसे आपके पास ये ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए पर हाथ रखते हैं, बी की ओर कर्ल करते हैं उंगलियों को, अंगूठे का डायरेक्शन जो मिलता है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है, तो अंगूठे का डायरेक्शन ऊपर की ओर आ रहा है। ऊपर कहने का मतलब जो हमारे पास ए क्रॉस बी होगा वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो आप बी की ओर हाथ रखेंगे और ए की ओर कर्ल कर देंगे, नीचे की ओर जा रहा है बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। तो बी क्रॉस ए हो या फिर ए क्रॉस बी हो, ये दोनों ए और बी पर परपेंडिकुलर होते हैं। वैसे ही फोर्स हमारे पास है, फोर्स क्या है, वी क्रॉस बी। अब फोर्स हमारे पास वी और बी दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखिए कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखिए इस तरफ v है, नीचे की ओर b है, तो पहले v पर हाथ रखेंगे क्योंकि हमें v क्रॉस b निकालना है, तो v पर हाथ रखेंगे ऐसे और b की ओर मोड़ देंगे, b नीचे की ओर है। अंगूठे का डायरेक्शन देख रहे हैं ऊपर की ओर है, तो जैसे चार्ज पार्टिकल एंटर करता है यहाँ पे, करती है यहाँ पे, तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और ये फोर्स किस पे है, v पे और b पे, दोनों पे परपेंडिकुलर है, और इसकी वजह से वो चार्ज बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू हो जाता है। अब सर्कुलर पाथ में क्यों घूमना शुरू हो जाता है, देखिए अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है mv²/r होती है, और ये फोर्स हमेशा v पर परपेंडिकुलर होता है। तो कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो जाए ना, तो वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी पे, तो ये भी एक तरीके से कैसा बिहेव करेगा, एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। मतलब उस चार्ज बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, मतलब उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है वो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये चार्ज बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये केस कौन सा है, फर्स्ट वाला। कब, जब एंगल की वैल्यू 90 है। एंगल किसके बीच, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री है, ठीक है। ये तो क्लियर है कि वो सर्कुलर पाथ में घूमेगी। ठीक है, फोर्स की जो वैल्यू होती है सेंट्रीपिटल वो है mv²/r, और ये जो mv² में r है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है उसे, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल है, क्यू वी बी साइन 90 के, ठीक है। अब इन दोनों को आप इक्वल कर देंगे, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्यू वी बी, v से b, v कट गया, यहाँ से r की वैल्यू आ जाती mv/qb। तो रेडियस की वैल्यू हमने मेज़र कर ली, सर्कुलर पाथ का रेडियस ये है। अब टाइम पीरियड की भी बात कर लें। देखिए टाइम पीरियड कहने का मतलब एक रिवॉल्यूशन में उसने क्या टाइम लिया, एक बार रिवॉल्यूशन में उसने टाइम पीरियड क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये होता है आपका टाइम पीरियड। डिस्टेंस की बात करें तो 2πr/v, 2πr की जगह पे हमने रख दिया mv/qb, अपॉन में v से v कैंसिल हुआ, 2πm/qb। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है एंगल से इंडिपेंडेंट है, चाहे आप एंगल कुछ भी रखेंगे, टाइम पीरियड की वैल्यू उससे उसको कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाते हैं, एक तो टाइम पीरियड का और एक रेडियस का। बात समझते हैं, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये चार्ज बॉडी को घुमाएगा सर्कुलर पाथ में। क्यों घुमाएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये अगर कम हुआ
तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा हुआ मैग्नेटिक फोर्स तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। मतलब इन्वर्स रिलेशन है इसमें रेडियस का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स चाहे कम हो ज़्यादा हो, सर्कुलर पाथ में घूमता है वो। अब हम एंगल की बात करें, चेंज कर लेते हैं, केस सेकंड को देखते हैं। यहां पर एंगल की वैल्यू 90 से कम रखते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं। देखिए केस सेकंड, थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to 90, यहां पर अक्यूट है। आइए इस केस की बात करते हैं। देखिए यहां पर एंगल की वैल्यू 0 to 90 के बीच है, अक्यूट एंगल है। पहले क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, नीचे की ओर है, और चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली एंटर करता था, ठीक है ना। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल से, अक्यूट एंगल से एंटर कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको इस बोर्ड पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं डायग्राम बताता हूँ, उससे समझेंगे आप। जैसे सपोज हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है, b और v के बीच का एंगल थीटा है यहां पर, ठीक है ना। अब वेलोसिटी के हो गए दो कंपोनेंट, एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जो v cos थीटा है, और एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो v sin थीटा है, ठीक है। पहले भी आप देखते थे कि आप हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड b है और v वेलोसिटी से एंटर करता था 90 डिग्री से, तो सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कराना शुरू कर देता था, ठीक है ना। v क्रॉस b, तो अंदर की ओर फोर्स का डायरेक्शन होगा, जिधर की ओर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर घूमना शुरू हो जाता था, ठीक है ना, चार्ज बॉडी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं v sin थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे, वो उसे सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर v sin थीटा उसे क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू कर देगा। लेकिन ये जो v cos थीटा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो उसे नीचे की ओर खींचता हुआ, ड्रैग करता हुआ ले जाएगा, और स्प्रिंग जैसा एक पाथ बनता है जिसको हम कहते हैं हेलिकल पाथ। देखिए v sin थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है, वो उसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, और v cos थीटा उसे ड्रैग करता हुआ नीचे ले जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कैसा पाथ बनता है, हेलिकल पाथ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फिर से देखते हैं। पहले क्या होता था, केस फर्स्ट में चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर करता था। तो इसको मैं दिखा रहा हूं आपको, v क्रॉस b, अंगूठे का डायरेक्शन किधर है, इधर है, जिधर अंगूठे का डायरेक्शन है उधर की ओर वो घूमना शुरू कर देगा। तो ये चार्ज बॉडी ऐसे घूमना शुरू कर देता था, ठीक है। अब चार्ज्ड बॉडी थीटा एंगल से एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है, अब ये 90 से नहीं थीटा एंगल से एंटर कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर थीटा एंगल से एंटर कर रहा है। अब इस थीटा की वजह से दो कंपोनेंट हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा। तो v साइन थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे, ये मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है, तो ये तो इससे सर्कुलर पाथ में घुमाएगा ही, v साइन थीटा क्रॉस b, तो इसकी वजह से सर्कुलर पाथ में घूमेगा ही घूमेगा। लेकिन जो एक कंपोनेंट आपको दिख रहा है v cos थीटा, वो उसे ड्रैग करता हुआ नीचे ले जाएगा, तो ये ऐसे करके स्प्रिंग जैसा शेप बनाएगा, हेलिकल पाथ कहलाता है ये, और ये हेलिकल पाथ कहलाता है। नाउ इसमें आपको समझना होगा पिच क्या होता है। देखिए एक बार घूमने में जितना वो नीचे जाता है उसी को कहते हैं पिच। अब इसको लिख लेते हैं थोड़ा। वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट, v cos थीटा जो कि पैरेलल है टू b इज responsible for translatory motion, while v sin theta जो perpendicular है to b is responsible for circular motion। ठीक है, तो ये जो combined motion हुआ this is called helical
मोशन और पाथ हेलिकल पाथ कहलाता है। पिच की बात कर लेते हैं। तो पिच होता है एक बार रिवॉल्व करने में जितना वो नीचे की ओर जाता है। पिच की वैल्यू होती है डिस्टेंस के इक्वल होता है ये। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। कौन सा स्पीड उसे ड्रैग कर रहा है? तो वो v cos थीटा, पैरेलल वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम पीरियड की वैल्यू हमने 2 पाई m अपॉन क्यू बी ये मेज़र कर रखा है, जो इंडिपेंडेंट होता है थीटा पे। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, टाइम पीरियड वही रहेगी जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो हमने रख दिया वेलोसिटी इनटू टाइम पिच। ठीक है, आइए एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास 3 चार्ज्ड बॉडी है। एक तो है प्रोटॉन, ठीक है, एक है ड्यूटेरॉन, और एक है अल्फा पार्टिकल। ये 3 चार्ज्ड बॉडी मूव कर रहे हैं विद सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनकी तीनों की सेम है और तीनों की तीनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। रेडियस के रेशियो को आप बताएं। तो रेडियस क्या होता है? वैसे आपको पता है एम वी अपॉन क्यू बी तो होता है। अब बात करें अगर प्रोटॉन की, तो इसका मास m है, ड्यूटेरॉन का भी मास 2m है, अल्फा पार्टिकल का मास 4m है। इसके चार्ज की वैल्यू अगर हम बात करें तो q है, इसका चार्ज हो जाएगा q और इसका भी चार्ज हो जाएगा 2q, डबल चार्ज होता है। ड्यूटेरॉन का और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, ठीक है ना। ये रेडियस होता है, इसका फॉर्मूला ना। हमें क्या पता करना है? रेडियस ऑफ अल्फा प्रोटॉन, रेशियो रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, तीनों का रेशियो हमें पता करना है। देखिए कैसे पता करें। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या होती है? 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m अपॉन अंडर रूट। वेलोसिटी की वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ पर रेशियो को रख देते हैं, एम वी अपॉन, सॉरी यहाँ रखते हैं v की जगह पे k 2k अपॉन m डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब इसे सॉल्व करेंगे, m अंदर जाएगा, 2k m अपॉन क्यू बी। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू होगी। हम यहाँ पर तीनों के लिए रखते हैं 2k m ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय q ऑफ प्रोटॉन इंटू बी। ड्यूटेरॉन के लिए मास d हो गया एंड अल्फा के लिए चार्ज की वैल्यू तीनों में हम रख दे रहे हैं। यहाँ पर आप मास को m रखते हैं, चार्ज को q रखते हैं। यहाँ पर मास को आप 2m रखेंगे और चार्ज को q ही रखेंगे। यहाँ पर मास को आप 4m रखेंगे और चार्ज को 2q रखेंगे। तीनों का रेशियो आप करेंगे, बाकी सारे जो होंगे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से 4 बाहर आएगा, यहाँ √2 रह जाएगा, तो 1/√2/1। तो ये तीनों के रेडियस का रेशियो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। Next topic is Biot's and Savart's law। देखिए हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग वायर है, करंट कंडक्टिंग वायर है। तो करंट कंडक्टिंग वायर में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है।
राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमने पता किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है कुछ इस तरीके से मेज़र की जाती है। करंट के डायरेक्शन में हमने अंगूठे के डायरेक्शन को रख दिया और उंगलियों को घुमाने के डायरेक्शन को हमने मैग्नेटिक फील्ड को मान लिया, ठीक है ना। अंगूठे का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होगा, तो चारों तरफ जो उंगलियों को घुमाने का डायरेक्शन होगा चारों तरफ, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास करंट है, तो हमने क्या देखा, अंगूठे का डायरेक्शन ऊपर कर लिया और ये उंगलियों को घुमाने का डायरेक्शन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर होगी और यहाँ पर ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ से फील्ड लाइन निकलती है, यहाँ पर जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से निकल रही हैं, फिर यहाँ पर जा रही हैं। तो फील्ड लाइन्स आप देख रहे हैं कि चारों तरफ क्लोज लूप बनाती हैं। डायरेक्शन को तो आप पता कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, लेकिन बियोस एंड सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इसने ये भी बताया कि अगर यहाँ पर करंट आई है और इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ dl है, तो आप किसी डिस्टेंस पे, जैसे कि r डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी ये बता सकता है बियोस एंड सावर्ट्स लॉ, ठीक है। आइए समझते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है बियोस एंड सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताई गई है बात। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, हमने क्या लिया, इसके छोटे से एलिमेंट को लिया जो dl लेंथ का है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। हमने क्या करना है, यहाँ पर जो कि r डिस्टेंस की दूरी पे है, इस लेंथ से r डिस्टेंस की दूरी पे ये पॉइंट है P, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड dB है। तो बियोस एंड सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होगा, dl के होगा, साइन थीटा के होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के स्क्वायर के। साइन थीटा यहाँ पर आप याद रखेंगे, dl का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अलोंग होता है और r के डायरेक्शन के साथ वो जो एंगल बना रहा होता है उसे आप थीटा कहते हैं। तो आप देखेंगे कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, dl के, साइन थीटा के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। इन चारों को मिलाइए और चारों को हम एक साथ रखेंगे तो आप लिख सकते हैं dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है जिसको हम कहते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट परमिएबिलिटी होती है, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अमाउंट की वैल्यू हमने इतनी मेजर कर ली अकॉर्डिंग टू बियोस एंड सावर्ट्स लॉ। राइट हैंड थंब रूल सिर्फ डायरेक्शन बता सकता था, यहाँ पर ये अमाउंट भी बता सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या होगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बता सकता है। देखिए कैसे बता सकता है, पहले बता दूं मैं कि इसकी जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब इसमें थोड़े चेंज किए जाए डायरेक्शन को भी देखने के लिए, तो देखिए I dl साइन थीटा है यहाँ पे, तो ऊपर में एक r और नीचे में एक r मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, I dl r साइन थीटा अपॉन में r क्यू, ठीक है। dl r साइन थीटा, ये dl क्रॉस r बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r। और यही dl क्रॉस r आपके डायरेक्शन को बताने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। जैसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, कैसे पता करें, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, dl क्रॉस r करके आप मेज़र कर सकते हैं। dl क्रॉस r के लिए आपको dl पे हाथ रखना होगा और r की ओर उसे उंगलियों को घुमा देना होगा, ठीक है ना। dl का डायरेक्शन ऊपर है, देखिए ऊपर की ओर है, और r किधर है, तो उधर है, तो उधर है तो इसको ऐसे करके तब घुमाना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, ठीक। इसे यहाँ पर हम क्रॉस लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि यहाँ पर dl है और इस पॉइंट पे करंट ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, तो हम क्या करेंगे, dl पे हाथ रखेंगे, r की ओर मोड़ देंगे। dl का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, उधर की ओर हमने हाथ रख दिया, और r किधर है, ये रहा आपका r, तो dl क्रॉस r, तो फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। तो ये देखिए dl क्रॉस r आपका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता रहा है, और ये
इसका अमाउंट भी बता रहा है बियोस एंड सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके कुछ एप्लीकेशन को देख लेते हैं। बियोस एंड सावर्ट्स लॉ क्या क्या एप्लीकेशन है इनके। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे कितना होगा ये पता कर सकते हैं इसके बियोस एंड सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन को समझ के। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। हमें इस करंट की वजह से, और इसका रेडियस मान लेते हैं आर है यहाँ पर, ठीक है ना, इस करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये पता करना है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा ये एलिमेंट है डीएल, और जो सेंटर पे एंगल बना रहा है डी थीटा। आपको एक बात याद रखनी होगी, अगर ये थीटा है, ये एल है, ये आर है, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है। तो एल को हम लिख सकते हैं थीटा इंटू आर। चलिए इसको हम तो बाद में यूज़ करेंगे, फिलहाल अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास रेडियस है आर, ठीक है ना, ये डी एल हमारे पास छोटा सा एलिमेंट है जिसमें फ्लो हो रही है करंट आई। ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी dB वो कितना होगा पहले उसे देखते हैं। तो dB की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आर कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये आर ही है, रेडियस ही है। डी एल का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और आर का डायरेक्शन इधर की ओर। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90। हम एंगल जो यहाँ रखते हैं ना वो एंगल होता है डीएल और आर के बीच का एंगल। डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलोंग है और आर का डायरेक्शन सेंटर की ओर है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, हम यहाँ पर रख देते हैं 90। तो ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हुआ, इस छोटे से डीएल की वजह से। अब ऐसे ऐसे डीएल कितने, बहुत सारे हैं, तो हमने क्या करना होगा, दोनों ओर इंटीग्रेट करना होगा। अब देखिए dl की जगह पे यहाँ पर आर डी थीटा रख देता हूँ मैं, और साइन 90 की वैल्यू 1 है ही, 4 पाई आर स्क्वायर। वो जो हमारे पास L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर लिखा हुआ है, तो वैसे ही आर इंटू डी थीटा मैंने लिख दिया dl की जगह पे। अब इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, कांस्टेंट वाली जो वैल्यू है वो सारी बाहर आ जाते हैं, जैसे म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, ये बाहर आ जाता है। हमारे पास जो डी थीटा है उसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ओके, डी थीटा को हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो पूरे सर्कल के लिए 0 से लेकर 2 पाई तक करेंगे। तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई आ गई। तो ये हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू 2 पाई। अब इसे आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r लिखते हैं। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन के लिए आपको मैंने बताया था dl क्रॉस r कर लो। dl किधर है, इधर है, r किधर है, सेंटर की ओर, तो उधर की ओर उंगलियों को घुमा दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर है। तो यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे अपवर्ड फील्ड होगी, और अगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो डाउनवर्ड। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। अपवर्ड कब होगा भाई, तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में। डाउनवर्ड कब होगा, जब क्लॉकवाइज का केस हो। ये 2 केसेस आपको याद रखने होंगे।